फारूक और फातिमा एक आम आदमी सा घरेलू कामों में रहा करते थे। मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत की चाह थी। मेरे पति फारूक बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर हर औरतों की होती है। शादी के बाद उसके ऊपर 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और फारूक की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी ना था। ऐसी हालत से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। ये बात उन दिनों की है जब मेरी शादी को 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। फारूक का छोटा सा घर था और कम सैलरी में ना कोई नौकर ना चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर के कामकाज संभालने नहीं संभलते थे। फारूक भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। अब्दुल्ला शेख उनके आबा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी। अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा जीवन बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वह फारूक साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घन चक्कर बने गुजारा करना पड़ता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता है। फारूक शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी और ऊपर से घर की साफ सफाई, खानादारी। ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन फारूक एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। फारूक मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर में नौकर है। वे लोग कुछ दिनों के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी सी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे, नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कि कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। ये बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन फारूक के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। वह सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक ज़रूर काम आसान हो जाता था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना शॉल लिबास पहने हुए, रुमाल लटकाए, वो मेरे पिता के उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कहते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दें, हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर ज़रूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाज़ार से सामान ले आया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत मिल गई थी। बाज़ार की चीज़ें उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो वापस घर जाने के लिए तैयार खड़े होते थे।
फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं? जब मैं कहती हाँ जाएं, तो कहते थे मुझे 10 रुपए दे दे। मैं रोज़ 10 रुपए उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपए ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपए दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपया ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती थी तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगती थी, तब वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर लेते थे। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैंने उनसे नज़रें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वह खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी है उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए। बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगते थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछा कि बड़े मियाँ असलम साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वे कैसी हैं? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही से खाते हुए कहने लगे, बड़े मियाँ असलम साहब आपकी तनख्वाह क्या देते थे? सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे अजीब सा देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिया। मैं ज़रा बच्चों को देख लूं। फिर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने ज़ोर पर थी, इसलिए उन्होंने अपने आस्तीने ऊपर चढ़ाकर आटा गूंद रहे थे। जब मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्म के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से जला हो। बड़े मियाँ, ये कैसे जला हुआ था? वह सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आस्तीने नीचे की ओर किए और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक घटा सी छाई हुई थी। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा शक होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार फारूक ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम फारूक मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ, आपको बड़ी अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतज़ार में रहती होगी। मेरी बात एक उलझन से उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरे इंतज़ार में ही होती है कि मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी होकर मेरी राह ताकने लगती है। घर जाता हूं तो उसके पास बैठता हूं। पोतियां आकर गले लग जाती हैं
दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती है। बहू पानी का गिलास लेकर आती है। बाबा मियाँ खाना गरम है, कहिए तो लगा दूं। लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उसे रोज़ इनकार करते हुए शर्म आती है। फिर रात को बेटा घंटों टांगे दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थके होगे, फिर मुझे क्यों दबाने आ गए। मैं भी दिन भर करता ही क्या हूँ। फारूक और फातिमा मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन कहता है अब्बा मियाँ, जब तक आपकी सेवा ना कर दूँ मुझे नींद नहीं आती। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे ना बता ले, उसे कहाँ चैन पड़ता है। बस उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, आँख लग जाती है। यह कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ, उम्र गुजर गई ज़मीली पर, तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी स्थापित करने लगे, जो शायद उनका हंसना अब आंखों में आंसू भर आया था। असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ की बड़ी होती है। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो बात गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल जमीला की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मुस्कुराते हुए बोले, आप नौकरी क्यों करते हैं। बड़े मियाँ मेरे सवाल पर फिर से रुख बदल गए थे। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आती तो कई घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते थे। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठ चले जाते, तब भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। फारूक से कहा कि आपका बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो दे देता ही होगा, जिससे उसका गुजर बसर तो हो ही जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं हैं, तो बड़े मियाँ के घर वालों का खर्च बड़ी मुश्किल से होता होगा। आप उन्हें और पैसे दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह चला सकें। फारूक साहब बोले, वो लें तभी ना, वो तो हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा फातिमा दे देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। फारूक की बात सुनकर मैंने ठान लिया कि बड़े मियाँ से पूछूंगी ज़रूर कि 10 रुपए के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज़ मैंने बड़े मियाँ को 10 रुपए का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें मिलता क्या है इसमें। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं और फारूक दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थीं, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और फारूक ने एक दूसरे को हैरत से देखा। फिर हम अंदर दाखिल हुए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज़ मिट्टी का ढेर थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था। वीरानी का राज था। बड़े नियत की चारपाई थी, उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पे गए। जमीला, देखो तो कौन आया है। अरे तुमको तो बताया था ना कि बिटिया आने की जिद कर रही है। बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है।
इसलिए इस बार साथ ले आया। मेरे कदम तो ये सब देखकर वहीं जम गए थे। फारूक की हालत भी मुझसे कुछ अलग नहीं थी। बड़े मियाँ ने अपने जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे। तुम दोनों रुक क्यों गए? अरे आओ ना, तुम पूछती हो कि मैं 10 रुपए क्यों लेता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है कि अब्बा मियाँ को आते ही भूख लगी होगी। ये कहकर वो मेरे पास आती है और हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने में ले जाती है, जहाँ की हालत बाकी के घर जैसी ही है। काली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे और वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा कि शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। फिर वो मुझे और फारूक को अपने बेटे के कमरे में ले जाते हैं। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर फारूक और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने बड़े ध्यान से देखा। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 साल की होगी। फारूक की आंखें फैली हुई थी। ये तो असलम सर हैं। फारूक ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से ये बात सुनकर अब मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मैंने आज तक फारूक के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र सुना था। बड़े मियाँ, आप असलम सर के बाबा हैं? फारूक की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? बड़े मियाँ बोले, नहीं बेटा, मैं तो उनका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। फारूक ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वो फारूक के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें ये सब देखकर पथरा सी गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी, बेटे की अच्छी परवरिश की, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के खातिर खुद की नींद चैन सब हराम कर लिया था। शुरू से ही रफ़ी साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपये मिलते थे, उससे मेरा घर खर्च चल जाता था। सुबह से ड्यूटी रात 8 बजे तक की थी। असलम छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे या मेरे बाप की ओर आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार देती। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगे दबाकर माँ के दिल की बातें सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वहीं 1-2 घंटे की हमारी अपनी जिंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। असलम के जन्म के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके जूठे खाना खाने पर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता गया। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चल बसे। कब जमीला ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर ही नहीं हुई। हमारे से ये बाल खूबसूरत जवानी आश्रम की परवरिश और ख्वाहिशात के सामान इकट्ठे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। असलम जब नौकरी पर लग चुका था, मैंने अपने सेठ रफ़ी साहब से कहकर असलम की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी थी। वो भी मेरी बात मान गए थे, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारी थी, बस रोज़ के 10 रुपए की सैलरी पर। बाकी वो अपने घर का बचा खाना और जूते कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और जमीला ने वक्त गुजारा था। साहब की एक बेटी थी
जिसका नाम गुलनाज है। ये भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन बहरहाल जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यहीं तक रहती तो तकलीफ ना देती। असलम की सैलरी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा अब हम बूढ़े बूढ़ी के दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। जो वक्त मैंने जवानी में बीवी को नहीं दिया, वह अब बुढ़ापे में उसके साथ गुजार लेंगे। सोचा तो यही था कि जैसी सेवा जमीला ने मेरे माँ बाप की, बहू भी वैसे ही हमारी भी करेगी। असलम की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और गुलनाज के लिए असलम का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया। कहाँ असलम और कहाँ गुलनाज। असलम खूबसूरत था और मेहनती भी था। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी मेरी तो गुलामी में ही रह गई थी। अब उन्हें आश्रम की गुलामी चाहिए थी। नाराज़ बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन ना रह पाती, इसलिए असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा तो दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी उससे शादी करने पर वो डटा रहा। मुझे भी आखिर में बेटी की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। गुलनाज चंद ही दिनों में हमारे घर की जीनत बनी। फिर असलम को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत दुखी हुई, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वह कहने लगी, मैंने भी अपनी जवानी अपनी ख्वाहिशात पर मिट्टी डालकर असलम की ख्वाहिशात को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा, वो हमारा फ़र्ज़ था। वो रोने लगी और कहने लगी, उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। असलम पहले पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखा जाता था। घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब तब देखा कि बेटा अब खर्चा भी नहीं देता तो किसी और घर में नौकरी कर ली जाए। जमीला की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतज़ार की नज़र हो गया। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करती रहती, और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने जमीला को कहीं जाने नहीं दिया। यहीं इसी आंगन की ज़मीन में दफना दिया। असलम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि जमीला अकेली है, इसलिए वापस घर में ही रात गुजारता था। असलम कभी मुझे अपना बाप नहीं समझा। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मेरे लड़के के भी बच्चे अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल निकले, इसलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क यह है कि अब रफ़ी साहब के बजाय रुपए नौकरी के गुलसेर बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती है। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास तो 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी नौकरी करते ही गुजरी है। फिर नौकर कहलाने में कहाँ की शर्म। अब जमीला को वक्त देने का वक्त आया है, तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ। बातें करता हूँ, अपने ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं मुझे। बड़े मियाँ की बात हम दोनों मियाँ बीवी बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीवी आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी तो हिचकी बन गई थी। ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी। इतने बड़े घर के नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी।
दोस्तों, आज भी हमारे समाज में इस तरह के घटना हो रहा है। बेटे अपने माता पिता की उम्र गिरने पर देखभाल भी नहीं कर पा रहा है। यही बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा एक दिन अपने माँ बाप का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, आज की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।